तो अपन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सीख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक बेसिक सवाल किए थे। यहाँ अपन ने स्ट्रिंग में टेंशन निकाली थी, फिर अपन ने फ्रिक्शन के हिसाब से उसको घुमाया था। इन सब टाइप के सवाल अपन ने किए थे। ठीक है, और भी करेंगे। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है कोनिकल पेंडुलम का। ये क्वेश्चन भी है और मतलब छोटा सा थ्योरी का भी पार्ट है। कोनिकल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधा अभी पढ़ेंगे, आधा अपन रोटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अपन इसके एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की स्टडी करेंगे। अभी टॉपिक ऐसा मान लो आधा पढ़ेंगे, है ना। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? तो कोनिकल पेंडुलम क्या है ना कि मान लो एक मास को तुमने यहां छत से सस्पेंड किया और उसको थोड़ा सा साइड लेके गए। एक मास को तुमने छत से सस्पेंड किया और थोड़ा सा साइड लेके गए, मान लो थीटा एंगल पे। अब तुम इसको अगर यहीं रिलीज कर देते, अगर तुम इसको ऐसे ही यहां से रिलीज कर देते तो क्या होता? ये सब वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट होता। मानते हो क्या? बोलो भाई। तुम अगर इसको यहीं से रिलीज करते, थीटा पे ले जाते, इसको यहां से तुम रिलीज करते, तो ये वर्टिकल एक सर्कल में ऑसिलेट हो रहा होता, वर्टिकल प्लेन में। ये समझ में आता है? नॉर्मली अपन यही करते हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, है ना। लेकिन अपन ने अभी ऐसा नहीं किया, ये अपन आगे करेंगे। अभी क्या किया ना, इसको ऐसे थीटा से खींचा, किसी एंगल पे ले गए, और अब इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। क्या किया, इसको सिर्फ थीटा पे ले गए और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो क्या होता है, ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने लगते हैं। इसको हमने ऐसा रिलीज नहीं करके क्या किया, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, तो ये क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने लगता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल इसमें घूमने लगता है। हमने क्या किया, इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कहीं भी, मान लो इस तरफ दे दी इसको, मैंने इसको v वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टली, और ये किसी थीटा एंगल पे सर्कल में घूम रहा है। स्ट्रिंग की मान लेंथ मान लेते हैं l। तो इस सेटअप को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सेटअप समझ आया कि उसको थीटा पे ले गए और ऐसा हॉरिजॉन्टली आगे फेंक दिया, तो वो घूमने लगेगा। सबको फील आ रही है इस चीज की? किसी थीटा पे घूमेगा? बोलो भैया। ये घूम रहा है ना। इस सेटअप को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये ऐसा कोन की शेप में घूम रहा है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं कोनिकल पेंडुलम। हमें इसी का टाइम पीरियड निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, इसी का टाइम पीरियड। या ये भी कहना है कि अगर मान लो अब थीटा से फेंकते हैं तो कितनी वी से फेंकना होगा। पहला क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछा है, फाइंड वेलोसिटी फॉर विच it will move in the given horizontal plane। गिवन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो वेलोसिटी बताइए जिसके लिए इस गिवन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा। और दूसरा आपसे पूछ लेते हैं, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहली स्टेप याद करो, मैंने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या सिखाई थी। ड्रॉ द सर्कल, तो ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल। ड्रॉ द सेंटर, ये रहा सेंटर। एंड ड्रॉ द रेडियस, ये रही रेडियस। तो एक चीज तो मुझे यहीं से दिख रही है कि जो रेडियस है ना, वो एल साइन थीटा है। कितनी है रेडियस? एल साइन थीटा। और ये डिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं चाहे तो। इसको अगर मैं एच कह दूं, हाइट, कितनी हाइट पे है ये, तो एच इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एल कॉस थीटा। एच तो अभी काम नहीं आएगा, रेडियस काम आएगा, तो रेडियस को लिख दिया एल साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, देखना। मैंने क्या कहा था, सर्कुलर मोशन के अंदर अपने को 3 डायरेक्शंस लेनी होती हैं, तो आपको याद हो तो। ये इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, है ना। एक होती है एक्सियल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एक्सियल, एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इधर की तरफ सेंटर की तरफ आएगा अपना सेंट्रीपिटल डायरेक्शन।
ठीक है, इस मास का एफबीडी बना लेते हैं, है ना, ये ऐसा घूम रहा है ना, इसका एफबीडी बना लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ टेंशन, और कोई फोर्स है क्या? इन दोनों फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स है तो नहीं। ठीक है, फिर इन फोर्सेस के कंपोनेंट किया करते थे, कहाँ कहाँ? एक्सियल और टेंजेंशियल के लॉ और रेडियल के लॉ। तो इसका एक्सियल कंपोनेंट होगा t cos थीटा, है ना, और इसका रेडियल कंपोनेंट जो इसके सेंटर की तरफ आएगा ये आएगा t sin थीटा, है ना। t cos थीटा एंड mg ये कहाँ है? एक्सियल डायरेक्शन में। और t sin थीटा कहाँ है? रेडियल डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल में नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। मानते हो सब लोग? टेंजेंशियल में कोई फोर्स नहीं है, रेडियल में एक ही फोर्स है t sin थीटा, और एक्सियल में दो फोर्स है t cos थीटा और mg। बोलो भाई, सब लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? तो बस हो गया काम। एफबीडी बनाने के बाद अपन ये इसको कंपोनेंट करके लिख लेते थे, और फिर कहते थे क्योंकि सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है, मतलब ये मोशन इसी प्लेन में होती रहेगी, इसका मतलब एक्सिस के लॉन्ग फोर्स बैलेंस होगा। तो पहला तो मैं लिख दूंगा बेटा t cos थीटा इक्वल टू mg। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या लिखा? एक्सियल में फोर्स बैलेंस कर दिया। दूसरा, टेंजेंशियल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, क्या बचा? रेडियल डायरेक्शन, एक ही फोर्स है, कौन सा? t sin थीटा। This is centripetal force, so this will be equal to mv square upon centripetal force is equal to mv square upon r। बस अपने को क्या क्या चाहिए? एक तो अपने को v चाहिए और एक तो अपने को टाइम पीरियड चाहिए। तो v यहां से कैसे निकालेंगे? सोचिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2/1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एक इधर बच जाएगा tan थीटा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आर अभी अपने को एल की टर्म में अपन चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मैं आर की टर्म में लिखना चाहूँ कि इसकी सर्कल का रेडियस आर है, तो आर को वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आप चाहो तो आर की वैल्यू रख दो, कितनी? एल साइन थीटा। टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। इस टर्म में भी लिख सकते हो, इस टर्म में भी लिख सकते हो। ये आ गई इसकी वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन हो गया भाई, अपने को जी एल थीटा सब पता है कि थीटा एंगल पे अगर घुमाना है तो इसको कितनी स्पीड देनी होगी? आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना भी आसान है क्योंकि बहुत सारी चीजों का आंसर आया करेगा। तो v कितना आया? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब मान लो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसे पता कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्योंकि टेंजेंशियल में कोई फोर्स नहीं है, मतलब 80 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो मैं जो लिखूंगा इसका टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, है ना, फाइंड टाइम पीरियड। तो मैं जो इसका टाइम पीरियड निकालूंगा, टाइम पीरियड वो क्या होगा भाई? 2 पाई आर अपॉन वी। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है आर रेडियस में वी स्पीड से, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई आर को 2 पाई आर रहने दो, और वी यहाँ से क्या है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा रख दो, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बस कितना हुआ? 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा। कितना हुआ? 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा। ये क्या आ गया आज का टाइम पीरियड? चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखो फटाफट, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। मैंने क्या किया? आर को लिख दिया एल साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, विच इज कंपेरेबल टू सिंपल पेंडुलम,
है ना, h इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है भाई, तो इसको किस फॉर्म में याद रख सकते हो? मैं अगर कहूं कोनिकल पेंडुलम को, तो कोनिकल पेंडुलम, वैसे डिराइव करना भी सिंपल है, कभी याद रखना हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, सबसे कन्वीनियंट फॉर्म यही है, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h बाय जी। जहां पे अगर अपन डायग्राम में इसको साइड में छोटा सा बना लें, तो ये रेडियस है और ये हाइट है और ये थीटा है और ये एल है, तो h इज एल कॉस थीटा, r इज एल साइन थीटा, बाकी सब तो तुम जानते हैं। दिस इज कोनिकल पेंडुलम। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कि मान लो ये दो कोनिकल पेंडुलम के लिए दिखा रखा है ना, ये मान लो L1 लेंथ है और ये मान लो L2 लेंथ है, और ये मान लो थीटा 1 है और ये मान लो, उल्टा लिख दिया, ये इनके एंगल्स दे दिए, मान लो ये एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है पूरा, है ना? तो हम जानते हैं कि इनकी हाइट सेम है, यहाँ से दो धागे लगाए हैं, है ना, एक धागा ये है पहला मास और दूसरा मास ये है, ये M1 ये M2। तो आपको कि दोनों के सर्कल की रेडियस डिफरेंट है, दोनों के एंगल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो T1 इक्वल टू T2 होगा। क्या होगा? T1 इक्वल टू T2। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा क्योंकि h सेम है, दोनों के लिए h सेम है, और मैं h को क्या लिख सकता हूँ? h सेम है मतलब L1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू L2 cos थीटा 2। अगर ऐसा हो जाए तो इनके टाइम पीरियड सेम हो जाएंगे। ठीक, तो दिस इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट h by g, where h is the distance of the horizontal circle from the point of suspension। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो ये भी एक एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अपन क्या सीख रहे हैं? डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन, जिसको अपन फोर्स वगैरह यूज करके सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। याद करो अपन ने कौन कौन से फोर्स लगाए थे? नॉर्मल अपन ने फ्रिक्शन के हेल्प से घुमा लिया, अपन ने टेंशन के हेल्प से घुमा लिया, स्प्रिंग फोर्स के हेल्प से घुमा लिया, कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स मिलकर घुमा रहा था? टेंशन का एक कंपोनेंट, टेंशन का एक कंपोनेंट था जो इसको वैसे घुमा रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना, वो डेथ वेल है। क्या है? डेथ वेल, मौत का कुआं। देखा है सबने? कभी अपने गाँव में या शहर में कोई मेले टाइप का आता है, उसमें ये मौत का कुआं आता है ना, जिसमें बाइक चलाते हैं, है ना? वही सीखने वाले हैं आज, मौत के कुएं में बाइक कैसे चलाएं, है ना? मौत के कुएं में बाइक कैसे चलाएं, मौत का कुआं, है ना? मैं इसको ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल मान लेता हूँ, थोड़ा सा एक्चुअली स्लैंट होता है। वो क्यों होता है अभी अपन कुछ देर बाद वो भी सीख जाएंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल मान लेता हूँ पूरा। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती है जिसकी रेडियस कितनी होती है? r, है ना? और इसमें एक आदमी मोटरसाइकिल या बाइक, कुछ कार भी चला रहे हैं आजकल, तो कार चला रहा होता है, इस पे ये ऐसा कार चला रहा होता है। ठीक है, हाँ, वो एक्चुअली फ्रस्टम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नॉर्मल की भी हेल्प लेता है, वो आगे अपन उसकी बात
करेंगे, अभी अपन इसको सिलेंडर मान रहे हैं, है ना। वो हल्का सा फ्रस्टम होता है ताकि वो नॉर्मल की भी हेल्प ले ले, ताकि सेफ्टी ज्यादा रहे। अपन मान रहे हैं कि बिल्कुल इस वर्टिकल सिलेंडर है, तो ये ऐसा इस पे घूम रहा होगा v स्पीड से, ठीक है। तो अपने को ये दे रखा है, म्यू पता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और इसका मास वास अपन जानते हैं, m पता है, और वो v स्पीड से घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। इफ द स्टंटमैन is moving in a horizontal circle, if the stuntman is moving in a horizontal circle with constant speed, then find possible values of his speed, such that he maintains the horizontal circle. Now, if the stuntman is moving in a horizontal circle with constant speed, then find possible values of his speed such that he maintains the horizontal circle. इसी सर्कल में घूमता रहे, इसके लिए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। सोच के देखो, ये फील भी आती है कि धीमा घूमेगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ने जो सीखा है, सबसे पहले इसका बीडी सर्कल बना लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ये उसका सेंटर है, तो इसके सर्कल की रेडियस भी यही है, ये उसके सर्कल की रेडियस। पहला काम हो गया। दूसरा काम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे mg नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल इस सरफेस के पैरेलल इस तरफ आएगा, और mg को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल ऊपर आएगा। इस पे ये तीन फोर्सेस आएंगे, mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, और अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये तीनों फोर्सेस हैं। आपको दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन और mg ये कहाँ फोर्सेस हैं, वर्टिकल में, मतलब एक्सियल वाले फोर्सेस हैं। और नॉर्मल कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से हमें क्या दिखा, फ्रिक्शन एंड mg आर एक्सियल फोर्सेस, और नॉर्मल इज सेंट्रीपिटल। भाई नॉर्मल ही तो है बस उस तरफ, mg फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहाँ है, वर्टिकल प्लेन। ये कहाँ है, वर्टिकल प्लेन में। इनका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आ सकता अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो, क्योंकि नॉर्मल जो है वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्चुअली में सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उस तरफ फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता। तो अब हम क्वेश्चन लिख लेंगे। पहली क्वेश्चन क्या है, एक्सियल में फोर्स 0 होता है, एक्सियल में नेट फोर्स 0 होता है। दिस इंप्लाइज mg इक्वल टू फ्रिक्शन। ये तो फिक्स है, ये होना ही पड़ेगा, तभी ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम पाएगा। बेटा इसमें से कोई भी कम ज्यादा हुआ तो ऊपर नीचे आ जाएगा। अगर एक्सियल में फोर्स बैलेंस नहीं हुए तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं घूम पाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होनी ही होगी, मस्ट है। और रेडियल डायरेक्शन या सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लिखूं तो नॉर्मल विल प्रोवाइड mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज सेकंड इक्वेशन, नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। तो ये फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई। अब क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन ये या इससे कम होना चाहिए, तो फ्रिक्शन कितना है, mg, लेस देन इक्वल टू म्यू एन कितना, mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां से v की वैल्यू आएगी, v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट gr अपॉन म्यू। v should be greater than or equal to under root gr upon mu। इससे ज्यादा या इसके इक्वल स्पीड रखेंगे तो ही ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मेंटेन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। क्यों,
सोच के देखो, जैसे जैसे मैं v बढ़ाऊंगा नॉर्मल बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं v बढ़ाऊंगा नॉर्मल बढ़ेगा, और नॉर्मल बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो कंडीशन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमना है, इसकी कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन ये। मैं कहूँ इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल मेंटेन करना है, इसकी क्या कंडीशन है, तो उसका mg फ्रिक्शन से बैलेंस होना चाहिए, तभी ये घूम पाएगा, वरना नहीं घूम पाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा ना, वरना mg नीचे खींच लेगा। तो ये तो बात फिक्स है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल मेंटेन करना है तो mg को कोई बैलेंस करना चाहिए। यहाँ mg को सिर्फ एक ही फोर्स बैलेंस ही कर सकता है, वो है फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए। अब हम जानते हैं फ्रिक्शन तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके इक्वल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू है। यहाँ से नॉर्मल पे आगे कंडीशन, और अगर नॉर्मल पे आगे कंडीशन की नॉर्मल मिनिमम इतना होना चाहिए, तो नॉर्मल तो सेंट्रीपिटल स्पीड दे रहा है या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है, तो नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन। तो यहाँ हम नॉर्मल की हेल्प से घूम रहे हैं, यहाँ हम कौन से फोर्स की हेल्प से घूम रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प से। तो इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तो हम सेफली घूम पाएंगे, इससे कम स्पीड रखी तो अपन नीचे स्किड करेंगे। क्यों स्पीड कम करेंगे, तो नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा तो mg ज्यादा, फ्रिक्शन कम, तो ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। ऐसा बोलो भाई। कोई दिक्कत तो पूछ लो, जल्दी से लिखो। क्या होता है रोटर, ये डेथ वेल था, इसमें क्या होता है कि वेल फिक्स होती है, अंदर आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसे होता है रोटर। रोटर में क्या होता है ना कि वो सिलेंडर घूम रहा होता है ना। अगला क्या है, रोटर। तो मैं रोटर को आपको एक सवाल की फॉर्म में देता हूँ। कोई पार्क, एम्यूजमेंट पार्क है, उसमें कैसा कोई झूला है, ये इसका बॉटम है, ये एक्सिस है। यहाँ पे एक आदमी इसकी बिल्कुल सरफेस पे, यहाँ इस टाइम में, ये इसके बॉटम सरफेस है, बॉटम लिड, बॉटम लिड, नीचे का ढक्कन, इसकी रेडियस आर है, म्यू है। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन पर्सन एंड वॉल, आदमी और दीवार के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक। इफ द रोटर इज मूविंग विथ constant omega, if the rotor is moving with constant omega, then find omega for which person will not fall after removing bottom lid. If the rotor is moving with constant omega, find the omega for which person will not fall after removing the lid. मतलब ढक्कन हटा देंगे, और मैं कह रहा हूँ ढक्कन हटाने के आधे आदमी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, देखो भाई, तो वापस वही कहानी है, सेम सेम स्टोरी है कि मान लिया ढक्कन हटा दिया, अब नीचे से सरफेस नहीं है, आदमी का बीडी बनाइए, आदमी पे नीचे mg
इधर की तरफ नॉर्मल और इधर की तरफ फ्रिक्शन। अब आदमी और ये दोनों साथ साथ घूम रहे होंगे, आदमी भी इसके साथ साथ ओमेगा से ही घूम रहा होगा भैया। आदमी का बीडी बनाइए, बना लिया। अब एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस देखिए, तो एक्सियल में दो ही फोर्स है, वापस वही कहानी, फ्रिक्शन इक्वल टू mg और दूसरा नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r। और हम जानते हैं फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू m, so mg should be less than equal to mu m omega square r। m से n गया, so omega should be greater than equal to under root g by mu r। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये आदमी नहीं गिरेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू ये या इससे ज्यादा होगी तो ये आदमी घूमता रहेगा, नहीं गिरेगा। अगर ओमेगा इससे कम हुआ तो आदमी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस वही है, अगर ओमेगा इससे ज्यादा, इससे कम हुआ तो वो फ्रिक्शन उस mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये रोटर का सवाल ऐसा ही है। तो डेथ वेल हो रोटर हो एक ही बात है, नॉर्मल वहां पे घुमा रहा होता है, फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रहा होता है। आप देखो सब जगह मैं स्टेप्स एक ही लिख रहा हूँ, है ना। मैं फोर्सेस लिख रहा हूँ, फोर्सेस के कंपोनेंट कर रहा हूँ, फिर मैं सेंट्रीपिटल और एक्सियल फोर्सेस ढूंढ रहा हूँ। अभी तक मुझे टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई कहीं था ही नहीं, है ना। हर जगह फोर्स या तो एक्सियल मिल रहा था या रेडियल मिल रहा था, कहीं मुझे टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं मिला। जल्दी नोट कीजिए। चलो आगे चलते हैं। कुछ नया घुमाते हैं, तो एक काम करते हैं, कटोरा घुमाते हैं। बाउल है ये, इसको ऐसा घुमा रहा है ओमेगा से। इसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जो यहाँ आ गया है और अब वो घूम रहा है थीटा एंगल पर, है ना। ठीक है, बाउल की रेडियस आर है, रेडियस इक्वल टू आर। कैसा बाउल है? हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, रेडियस आर है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड ओमेगा फॉर विच, ये ब्लॉक है भैया, छोटा सा ब्लॉक इज मूविंग विथ बाउल, ये स्मूथ सरफेस है। फाइंड थीटा फॉर विच ब्लॉक इज मूविंग विथ बाउल at an angle theta, at an angle theta। Find omega for which block is moving with bowl at an angle theta। कि भाई ये थीटा एंगल पे ऐसा घूम रहा हो तो इसके लिए बताइए ओमेगा कितना होना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या किया हुआ आपका क्वेश्चन में, सर्कल बनाएंगे, फिर सेंटर मार्क करेंगे, फिर रेडियस मार्क करेंगे। किसकी रेडियस? सर्कल की रेडियस। ये है इसका सर्कल, तो रेडियस आप देखो ध्यान से, रेडियस इज स्मॉल आर। जो हमारे सर्कल की रेडियस है वो कितनी है? आर साइन थीटा। कितनी है? आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा उसकी हाइट है, आर साइन थीटा उसकी रेडियस। ठीक, अब उसका एक बीडी बनाएंगे। तो आप अगर सोच के देखें उसके बीडी के बारे में, तो इस पे इधर की तरफ mg आएगा और इधर की तरफ नॉर्मल आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये उसका सर्कल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल का cos थीटा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, वो mg को बैलेंस कर रहा है। और जो नॉर्मल का साइन थीटा कंपोनेंट है वो घुमा रहा है, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g।
तो ओमेगा कितना आएगा, जी टेन थीटा अपॉन आर का अंडर रूट। आप v निकालोगे ना तो वापस यही आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्योंकि v को क्या लिखोगे, ओमेगा अपॉन आर, सॉरी v को लिखोगे ओमेगा इंटू आर, तो उसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आर कैंसिल होगा और ये बचेगा। अब जब तुम इसको सोच के देखो तो एक कोनिकल पेंडुलम ही तो है, अगर आप इसको थोड़ा सा सोच के देखो तो एक कोनिकल पेंडुलम ही तो है। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, mg लग रहा है, बस अंतर क्या है, वहां पे जो फोर्स घुमा रहा था वो कौन सा फोर्स था, ये वाला टेंशन, और टेंशन का कंपोनेंट। यहाँ बस टेंशन की जगह कौन से फोर्स ने ले ली, नॉर्मल ने। किसने ले ली, नॉर्मल ने। नॉर्मल का एक कंपोनेंट देखो, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको घुमा रहा है। वहां क्या होता था, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करता था, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको घुमाता था, खत्म, एक ही बात है। ये थीटा रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, हो गई बात। अरे बोलो, आई बात समझ में, एक ही जैसा ये समझ में आया, एक ही जैसा, बस नॉर्मल की जगह, टेंशन की जगह हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जल्दी लिखिए आप भी, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूं, पहले चलो ये करके देखो, ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फाइंड टेंशन इन OA बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ये पार्टिकल है, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, यहां से रस्सी बांध रखी है, और ये ना m मास की का एक पार्टिकल है जिसको यहां से एक धागे से बांध रखा है। ए बी स्ट्रिंग, ए बी क्या है, स्ट्रिंग है। इस ए बी स्ट्रिंग को अचानक से काट दिया, तुमसे पूछा है काटने से पहले और काटने के बाद टेंशन क्या होगी। ओ ए की टेंशन, ये मान लो ये एंगल तुम्हें दे रखा है थीटा, है ना। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, काटने के पहले तुम्हें आता है, मैं पहले का डायग्राम बनाना, काटने के पहले क्या पूछा है हमसे कि ए बी स्ट्रिंग को काटने के पहले और बाद ओ ए में टेंशन क्या होगी। तो काटने के पहले का अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, तो आप कहोगे इसको यहां से बांध रखा है सर, इस पे इधर की तरफ टेंशन आएगी, कितनी, टेंशन ओ ए, इस पे इधर की तरफ टेंशन आएगी, कितनी, टेंशन ए बी, और इस पे इधर की तरफ एम जी है, और ये इन तीनों फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इन तीनों फोर्सेस के अंडर ये इक्विलिब्रियम में है। ये अपन बहुत पहले सीख चुके हैं, तो अपन क्या कहेंगे, टी ओ ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। मान लो आपको टी ओ ए दिया हुआ है, तो टी ओ ए इक्वल टू क्या आ गया, एम जी सेक थीटा, क्या आ गया, एम जी सेक थीटा। इसी के वर्टिकल कंपोनेंट ने mg को बैलेंस किया, और इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट tab को बैलेंस करना है। काटने से पहले ये सिंपल अपना न्यूटन लॉ का सवाल है कि इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, mg tab और toa, तीनों का इक्विलिब्रियम निकालना है। mg और थीटा पता है तो अपने को toa को mg के टर्म में लिखना था, अपन ने लिख दिया। इस पार्ट में कोई दिक्कत किसी को, बोलो भैया, नहीं है। अब सुनो अगला पार्ट, अगला पार्ट इस चैप्टर का है, काटने के बाद, आफ्टर। मान लो मैंने एओ स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या होगा, तो एओ स्ट्रिंग को काटने के बाद जो ये ओ ए वाला बचा ना, सोचना, ये अब यहां से एक्चुअली में ऐसा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, वही पेंडुलम वाली चीज है।
लेकिन ये सिंपल पेंडुलम है, ना कि कॉनिकल पेंडुलम, कि यहाँ से एक वर्टिकल पेंडुलम में ऐसा मूव करेगा, है ना, यहाँ। बट हमसे ठीक आफ्टर पूछा है, बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रिंग, इसके बाद हमें इसी पॉइंट पे टेंशन पूछी गई है कि आपने जस्ट काट दिया, तो जस्ट काटने के बाद इसकी मोशन स्टार्ट ही तो होगी, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। कट करने के ठीक बाद इसकी मोशन बस स्टार्ट हुई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अपन एक काम करते हैं, फिर से इसका वीडियो बनाते हैं। इस पे इधर mg और इधर टेंशन, बस यही दो फोर्स है ना, और ये इसके स्ट्रिंग की लेंथ कुछ l। बेटा देखो ध्यान से, इसका सर्कल ऐसा है, ये वर्टिकल सर्कल है। कैसा है? वर्टिकल सर्कल। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वर्टिकल सर्कल, इसमें एक्सिस इसके अलोंग आएगी, दिस इज एक्सियल डायरेक्शन क्रॉस में, तो एक्सियल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, ये ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसा सामने स्विंग कर रहा है। अब सुनना, अब इसमें बची दो डायरेक्शन और, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये क्या है? टेंजेंशियल, और ये क्या है? रेडियल या सेंट्रीपिटल। क्या सबको ये बात समझ में आती है? बोलो। कि मुझे कंपोनेंट इन लाइनों के लॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में जानते हैं कंपोनेंट कहाँ किए जाते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इसको भी रिलीज करेंगे तो कंपोनेंट कहाँ करेंगे? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल में। एक्सियल में तो होगा नहीं। एक्सियल कहाँ होगा? आपके सामने जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, वर्टिकल प्लेन, उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स ही नहीं है भाई। पार्टिकल पे दो ही फोर्स है, mg नीचे है, टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग है, तो क्या एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स है? क्या सबको इसका सर्कल समझ में आ रहा है? आपके सामने एक पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, उसका सर्कल सबको दिख रहा है? बोलो भैया, आपके सामने एक पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, उसका सर्कल सबको दिख रहा है, तो उसकी एक्सिस कहाँ होगी? अंदर। एक्सिस कहाँ होगी? अंदर। तो एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स है नहीं, देयर इज नो फोर्स अलोंग द एक्सिस। तो मैंने दोनों फोर्स ड्रॉ कर दिए, mg टेंशन, और मैंने रेडियल और टेंजेंशियल फोर्सेस बना दिए, सॉरी वो डायरेक्शंस बना दिए। अब मैं कंपोनेंट कर लूंगा भाई, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। टेंशन इज ऑलरेडी इन रेडियल डायरेक्शन, तो मुझे mg के कंपोनेंट करने हैं, तो mg का ये कंपोनेंट आएगा बेटा mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ये क्या किया है मैंने? mg के कंपोनेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा कहाँ है? टेंजेंशियल में। mg cos थीटा कहाँ है? सेंट्रीपिटल। अब देखना, मैं एक्सप्रेशन लिखा हूं, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन या रेडियल डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल और रेडियल, इसमें क्या है एक्सप्रेशन? कि नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो दो फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स हैं? टेंशन और mg cos थीटा। तो अपन क्या लिखेंगे? टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और उस इंस्टेंट पे v 0 है, तो ये 0 हो गया, क्योंकि v 0 है। तो टेंशन कितना आ गया? mg cos थीटा। पूछा तो अपने से यही था, तो अपना क्वेश्चन तो वैसे हो गया, पर फिर भी अगर आपने से टेंजेंशियल में पूछा होता, तो टेंजेंशियल में एक ही फोर्स था, वो कौन सा फोर्स था? mg sin थीटा। इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कितना? g sin थीटा। तो उस टाइम पे उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड 0 थी, तो टेंशन आ गया अपना mg sin थीटा। तो स्ट्रिंग के कट करने से ठीक पहले टेंशन कितना था? mg sec थीटा। स्ट्रिंग कट करने के ठीक बाद टेंशन कितनी हो गई? mg cos थीटा। ठीक, जल्दी नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन एक। अब इसमें दो फोर्स एक साथ लूंगा मैं, दो फोर्स क्या, दो एक्सेलरेशन एक साथ लूंगा। सुनना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वही टर्न टेबल वाला सवाल है, इसको ऐसा चेंज कर रहा हूँ। ब्लॉक वैसे रखा हुआ है,
रेडियस आर पे, म्यू भी पता है, मास भी पता है। ये टर्न टेबल पहले रेस्ट पे था, ये टर्न टेबल पहले रेस्ट पे था। Turntable was initially at rest. Initially at rest. Now, at t equal to 0, it starts with constant angular acceleration alpha, है ना। अब पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या दिया हुआ था कि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो उसके लिए सॉल्व करना। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कहा गया कि टर्न टेबल पहले रुका हुआ था, अब t इक्वल टू 0 पे ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। वो टाइम बताइए जब ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये है ना, किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये ओमेगा से घूम रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा है, मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। अल्फा है ना, मैं रुका हुआ था, अब ओमेगा चेंज हो रहा है। तो क्या ओमेगा कांस्टेंट है? नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा है ना। तो ये टेबल भी ब्लॉक भी इसके साथ साथ घूम रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात। इस पे कौन कौन से फोर्स होंगे? तो दो फोर्स तो मुझे सीधे सपाटे बिल्कुल पता है कि mg नीचे होगा और नॉर्मल ऊपर होगा, ये तो मुझे पता है। और ये भी पता है कि mg इक्वल टू नॉर्मल है, एक्सियल में फोर्स बैलेंस। एक फोर्स और बचा हुआ है, वो है फ्रिक्शन। वो कहाँ लगेगा, है ना। तो अपन कहेंगे सर अभी तक तो सेंटर की तरफ ही लग रहा था, वही घुमाता था, वही घुमाए। बिल्कुल सही। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो इस ब्लॉक का, अगर मैं दूसरा व्यू बना रहा हूं, है ना, इस ब्लॉक का सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन है ही सही, और इसका कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, अल्फा आर। मानते हो सब लोग कि इस ब्लॉक का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है हर इंस्टेंट पे, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। तो इसका AC के साथ साथ AT भी है, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा आर। अगर मैं कह दूं ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इसका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। अब फोर्स तो तीन ही है, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। mg तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं दे सकता, नॉर्मल भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों कहाँ है, एक्सियल डायरेक्शन में। बचा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल देगा कि सेंट्रीपिटल देगा? कौन सा देगा बताओ भाई। इधर भी एक्सेलरेशन है ना, तो इधर भी फोर्स चाहिए और इधर भी फोर्स चाहिए। तो ये दो दो फोर्स कहां से आएंगे? तो दोनों फ्रिक्शन देगा। क्या होगा? दोनों फ्रिक्शन देगा। कैसे देगा बेटा? एक्चुअली में फ्रिक्शन कहीं इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो प्लेन में कहीं लग सकता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन तो कहीं लग सकता है। फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट क्या दे रहा होगा? मान लो ये F है, तो फ्रिक्शन का ये मान लो एंगल थीटा कह दूं, तो आप कहोगे कि फ्रिक्शन का जो रेडियल कंपोनेंट होगा F cos थीटा, ये देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो फ्रिक्शन का ही टेंजेंशियल कंपोनेंट है F sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही हो सकता है, और कोई तीसरा फोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई mg नॉर्मल तो नहीं है। mg नॉर्मल तो वर्टिकल में है, एक्सिस के अलॉन्ग है, उनका हॉरिजॉन्टल में तो कुछ हो नहीं सकता। और ये ब्लॉक इस टेबल के साथ साथ घूम भी रहा है और इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए,
और स्पीड बढ़ाने के लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, दोनों फोर्स चाहिए। अब क्या फ्रिक्शन दोनों फोर्स दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। फ्रिक्शन तो ये चाहता है दोनों साथ साथ घूमे। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, दोनों साथ साथ घूमे। तो फ्रिक्शन कहेगा भाई एक काम करता हूँ, मैं एक एंगल पे लग जाता हूँ। फ्रिक्शन एक एंगल पे लग जाएगा। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल देगा। तो ये लिख दिए मैंने, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो कि एफ साइन थीटा को आप m इंटू एटी को क्या अल्फा आर लिख सकते हैं, m अल्फा आर, है ना। और ac को ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो f cos थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर आर। ये फ्रिक्शन के दोनों कंपोनेंट हो गए। फिर फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट ये और cos थीटा कंपोनेंट ये। मैं पूछूं फ्रिक्शन की नेट वैल्यू कितनी है? अगर ये फ्रिक्शन ही ये दोनों फोर्स दे रहा है तो फ्रिक्शन की नेट वैल्यू कितनी होगी? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, है ना। इसको अगर मैं f रेडियल कहूं और इसको मैं अगर f टेंजेंशियल कहूं तो कितना आएगा? f रेडियल स्क्वायर प्लस f टेंजेंशियल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। आप देखो भी यहाँ से f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो f स्क्वायर बचेगा। तो ये नेट फ्रिक्शन आया। तो f रेडियल कितना है भैया? m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर। और m f टेंजेंशियल कितना है? m अल्फा r का होल स्क्वायर। ये फ्रिक्शन की नेट वैल्यू है। भी सुनते जाना, क्वेश्चन का कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है तो बताओ। यहाँ के आगे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ये लिख लिया अपन ने कि एफ नेट, है ना। इसको मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूँ कि अपन ने क्या लिखा कि नेट फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस m अल्फा r का होल स्क्वायर। पूछा क्या गया था? पूछा गया था फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं से टाइम की टर्म लानी पड़ेगी। तो बेटा अगर ओमेगा इनिशियल 0 था और अल्फा कांस्टेंट था तो मैं किसी भी टाइम पे ओमेगा को अल्फा टी लिख सकता हूँ। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा टी। तो ये जो किसी भी टाइम पे जो ओमेगा लिखूंगा मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा टी। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 है तो अल्फा 4 टी 4 आर स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बना है नेट फ्रिक्शन। और कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी? तो व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, ये नेट फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के, मतलब म्यू एम जी। तो जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाना चाहिए? म्यू एम जी के। तो आप इसको लिखोगे, नेट फ्रिक्शन यहाँ रख दो, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू एम स्क्वायर वहां से भी कॉमन ले लो, अल्फा 4 टी 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से आ रहा है बेटा अल्फा स्क्वायर टी 4 आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ रही है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ये अल्फा 4 है अपॉन अल्फा 4 आर स्क्वायर इस पूरे की 1/4 पावर। दिस इज द आंसर फॉर 10। आप देखो इस पेज पे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, कंसेप्ट तो यहाँ था। पता नहीं ये आंसर और कैलकुलेशन देख के बहुत बार बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ये बस फ्रिक्शन को लिख के उसको mu mg के बराबर करना, आगे तो स्क्वायर करना है। ये समझ आना चाहिए कि फ्रिक्शन ही m ओमेगा स्क्वायर आर है और फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट m अल्फा आर है और फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना।
दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो नेट फ्रिक्शन मिलेगा। नेट फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एम जी, म्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, सॉल्व करके ठीक आंसर निकालना आता है। ये रहा टाइम। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो पूछिए।